हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम हमारे सेकंड चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को वापस से क्लासिफाई करने जा रहे हैं। किस बेसिस पे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। तो देखते हैं, बहुत इजी सी चीज़ है और इसके बारे में तुमने क्लास 9 बायो में भी पढ़ा हुआ है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो एक बार और समझ लेते हैं उन्हें। सबसे पहले होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम। क्या चीज़ सेम रहती है? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसे समझने से पहले एक बात और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, जिससे पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना हमें कन्फ्यूजन रहता है। वो क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं। देखो, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे दिखाते हैं? पाई से। तो जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन रहेगी। हाँ या ना? हमने लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला देखा था? पाई इज इक्वल टू CRT। तो R और T तो कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब उतनी कम सोलवेंट की कंसंट्रेशन। हाँ या ना? तो ये अपना गोल्डन रूल है। इस चीज़ को समझ जाओ, दिमाग में रखो, तो ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन, और उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन मतलब उतनी कम सोलवेंट की कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? सोलवेंट फ्लो होता है। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? सोलवेंट फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सोलवेंट फ्लो होता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? सोलवेंट फ्लो करता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सोलवेंट फ्लो करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 2 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में अगर रहते हैं, ये बात समझ में आती है, तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनमें आइसो मतलब सेम। क्या चीज़ सेम रहती है? ऑस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्यूशन या फिर 2 सॉल्यूशंस, हमेशा 2 सॉल्यूशन के बीच में बात करेंगे। तो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका मतलब सेम कंसंट्रेशन होगी। जितनी इसकी कंसंट्रेशन उतनी ही दूसरे की कंसंट्रेशन। अगर सर कंसंट्रेशन सोल्यूट की सेम है तो सोलवेंट की भी कंसंट्रेशन सेम होगी। सोलवेंट की कंसंट्रेशन सेम होगी, इसका मतलब कोई ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ऑस्मोसिस कब होता है? जब सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, और जितना ज़्यादा पाई उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फिर कंसंट्रेशन भी दोनों की सेम रहेगी। सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो सॉल्वेंट की भी सेम। अब अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर भी इतनी तो सॉल्वेंट फ्लो ही नहीं होगा, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो इस बात को भी लिखेंगे कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन। दोनों की सेम सोल्यूट की कंसंट्रेशन रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की सेम सोलवेंट की कंसंट्रेशन रहेगी। अब दोनों की सेम सोलवेंट की कंसंट्रेशन रहेगी, दिस इंप्लाइज व्हेन दीज 2 सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कंसंट्रेशन सेम है। नो ऑस्मोसिस अकर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम SPM से अलग करते हैं तो फिर कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। जब हमने इधर रखा एक सॉल्यूशन, इधर रखा दूसरा सॉल्यूशन, और इसको सेपरेट कर दिया अपन ने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो फिर अगर दोनों आइसोटोनिक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब दोनों में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी सेम है। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हो गया सेम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। तो फिर सॉल्वेंट कहाँ फ्लो होगा? सॉल्वेंट तो फ्लो होता है हाई से लो, अब दोनों जगह इक्वल है तो सॉल्वेंट फ्लो होगा ही नहीं, तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। समझ में आई पूरी बात? ठीक है ना, नोट कर लो। अच्छा, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कौन से दो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं? एक तो हमारी ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसके अंदर जितनी कंसंट्रेशन रहती है ना, उतनी ही 0.9% बाई मास परसेंटेज पढ़ा था ना कंसंट्रेशन में, सॉल्ट वाटर की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ fluid in blood cell is equal to osmotic pressure of fluid in blood cell is equal to osmotic pressure of 0.9% mass by volume, 0.9% mass by volume NaCl solution, salt solution, और इसी को हम बोलते हैं सलाइन वाटर। क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर, नमक का पानी। क्लियर है बात? तो जितने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये सॉल्यूशन जो हमारी ब्लड सेल में फ्लूइड पाया जाता है और 0.9% NaCl सॉल्यूशन, इन दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब सेम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, तो इनमें कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ये बात भी तुमने 9th क्लास की बायो में देखी होगी कि जब हम हमारी ब्लड सेल को अगर इस सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है ना, अगर हम हमारी ब्लड सेल को इस सॉल्यूशन में रखते हैं, ये क्या है? ये है 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन, और ये क्या है? ये है ब्लड सेल। तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ना फूलेगी ना श्रिंक होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा रहता है तो नथिंग, नो ऑस्मोसिस अकर, ये लिखते हैं अपन, नो ऑस्मोसिस अकर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या समझे हम? ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने का मतलब क्या? तुमने 9th क्लास में जो डेफिनेशन देखी थी ना, उसमें क्या था कि सोल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रहता है, तो इनको अगर अपन SPM से सेपरेट करेंगे कोई भी तरह का ऑस्मोसिस नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्लड सेल का फ्लूइड और 0.9% W/V सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लो ये दोनों बातें भी तुम चाहो तो इस हेडिंग के बाद ये दो बातें लिखना है ना, काम की बात, इंपॉर्टेंट डाल के ये दो बातें लिखना, उसके बाद फिर इसे नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लो भाई। चल, हाँ भाई, अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपर अपन बोलते हैं ना अपने दोस्त, अरे यार हाइपर मत हो ज़्यादा, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है ना। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले, उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले, उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। आइसो में तो दोनों का सेम था, इसमें जिसका ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले जिसका ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा पाई उतनी ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन। इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम रहेगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो रहेगी। यानी कि अगर हम एक तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लें, ये क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना? 2 बोल देता हूँ मैं इसे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन लें तो फिर इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ से सॉल्वेंट इसके अंदर आएगा, यानी कि दूसरे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट इसके अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। तो ये बात हम लिखते हैं, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? हुआ क्या कि इसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है दूसरे वाले सॉल्यूशन के मुकाबले। हाइपरटोनिक क्या होता है? 2 सॉल्यूशन में से हम हाइपरटोनिक किसे बोलेंगे? जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्वेंट की कम। तो सॉल्वेंट तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में फ्लो करता है, तो फिर इसमें कम है तो दूसरे सॉल्यूशन से इसमें सॉल्वेंट फ्लो होगा। यानी कि ड्यूरिंग, हेंस लिख दो, हेंस ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम अदर सॉल्यूशन, दूसरे वाले सॉल्यूशन में से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फ्लो होगा इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्वेंट दूसरे सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में फ्लो होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब एग्जाम्पल तुम ही सोचो क्या होगा एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल क्या था कि ब्लड सेल का जो फ्लूइड होता है और 0.9% W/V कंसंट्रेशन का सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से बढ़ा दूं तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा क्या? तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? सर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, ब्लड का फ्लूइड और ब्लड सेल का फ्लूइड, और 0.9% W/V सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम थी। तो सर इसकी बढ़ा दें तो फिर ये वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? हाँ या ना? क्योंकि इसकी तो उतनी ही रही। तो हम ये बात लिखते हैं, सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन मोर देन, कौन सा? NaCl सॉल्यूशन है ना? तो ये बात लिखते हैं, NaCl solution having concentration more than 0.9% W/V and fluid in blood cell। तो इसमें इन दोनों सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सर इसका मतलब अगर अपन एक कंटेनर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालें, ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
और इसमें डालें ब्लड सेल, ब्लड सेल डाल दी। अब ब्लड सेल में सर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इसमें कम है, इसका मतलब ब्लड सेल में से फ्लूइड बाहर फ्लो होगा, सॉल्वेंट ब्लड सेल से बाहर फ्लो होगा, तो ब्लड सेल अपनी सिकुड़ जाएगी क्या, हाँ या ना? तो हम ये बोलेंगे सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सेल टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्या? ग्रेटर देन 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट सर इसके अंदर से बाहर आएगा तो अपनी सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, अपनी सेल एकदम श्रिंक हो जाएगी। जैसे तुमने देखा होगा कि किशमिश, किशमिश कैसे बने हैं कि सर जो ग्रेप्स होते हैं उनसे जो उनके अंदर का फ्लूइड था उसे बाहर निकाल दिया, तो फिर वो एकदम सिकुड़ गए ना, तो फिर किशमिश बने। सेम कहानी कि भाई सेल के अंदर का फ्लूइड अगर बाहर आ जाएगा, जो सॉल्वेंट था वो बाहर आ जाएगा, तो फिर सेल अपनी श्रिंक हो जाएगी। तो क्या होगा? सेल विल श्रिंक, सेल विल श्रिंक। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं ब्लड सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूँ तो सीधे ये कहानी ध्यान में आनी चाहिए, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, और इन सब की बात ही अपन कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे। तो क्या ज़्यादा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्वेंट की कम है, सॉल्वेंट की कम है तो सॉल्वेंट इसके अंदर फ्लो होगा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट फ्लो होगा, तो जो भी सेल डालेंगे वो श्रिंक हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है, एक मिनट। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया? वापस ऊपर कर रहा हूं अब मैं। चलो, अब आखिरी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, उसका नाम होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और वो क्या है वो तो तुम समझ ही गए होंगे कि सर ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले, वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? हाइपो, ये था हाइपर, ठीक है, थर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? सिंपल सी बात, सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन, सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले जिसमें कम ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। तो दो सॉल्यूशन ले लें, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वो तो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। क्लियर है बात? ठीक है ना? सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गई बात, ठीक है। अब इसमें वही खास बात कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उल्टी बात हो जाएगी बिल्कुल, इसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट निकल के दूसरे सॉल्यूशन में जाएगा, हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट निकल के किस में जाएगा? हाइपरटोनिक वाले में। क्लियर है ये बात? कोई भी दो सॉल्यूशन लेंगे जिसका ज़्यादा होगा दूसरे के मुकाबले वो हाइपर और जिसका कम होगा वो हाइपो, तो हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट जाता है हाइपरटोनिक में। क्लियर है बात? तो ये बात लिख लेते हैं हम कि हेंस सॉल्वेंट या फिर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस
सॉल्वेंट विल फ्लो हायर कंसेंट्रेशन से, तो हायर कंसेंट्रेशन कहाँ है, हाइपोटोनिक में, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन। क्लियर है बात, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट हमेशा फ्लो करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इस बात को एक नोट डाल के भी लिख लो कि सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में फ्लो होगा। क्लियर है बात, है ना, एक एक चीज समझ में आई। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल वही, बस कंसंट्रेशन देखो, ब्लड के फ्लूइड की और 0.9% की कंसंट्रेशन सेम थी। हम क्या करें, इसकी 0.9 से कम कर दें, तो कम कर देंगे तो ये हाइपोटोनिक बन जाएगा। ज़्यादा कर दिया था तो हाइपरटोनिक, कम कर दिया तो हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन या फिर NaCl सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% W/V एंड फ्लूइड इन ब्लड सेल। तो इस केस में ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन बन जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर मैं एक कंटेनर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लूं, है ना, लेस देन 0.9% W/V सोल्ट सॉल्यूशन, और इसमें डालूं मैं हमारी ब्लड सेल, तो सर ब्लड सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से दूसरे वाले में फ्लो होगा, यानी कि यहां से इस सेल में फ्लो होगा हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट विल फ्लो इनटू द ब्लड सेल, ब्लड सेल के अंदर सॉल्वेंट फ्लो हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ब्लड सेल के अंदर जाएगा तो फिर ब्लड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। क्या, ब्लड सेल स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो ये बात लिख लेते हैं, ब्लड सेल विल स्वेल, ठीक है। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब तो वो स्वेल हो जाती है, और हाइपर में डालते हैं जब श्रिंक हो जाती है। क्लियर है बात, तो नोट कर लो इसे। ये खत्म हो गया अपना क्लासिफिकेशन। नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके। उस साइड वाला विजिबल तो है ना तुम्हें, नहीं है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। देखो होता क्या है, जनरली जो अब पैटर्न हो रहा है वो धीरे धीरे एप्लीकेशन बेस्ड हो रहा है। तो जो भी तुम कंसेप्ट पढ़ते हो उसकी एटलीस्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, कि वो चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है। तो उसी की हम बात कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस। लास्ट हेडिंग है ये, फिर चैप्टर खत्म है अपना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सबसे पहला क्या है कि देखो, फूल जब मुरझा जाता है
तो अगर हम उसे पानी में रखते हैं, पानी में स्टोर करके रखते हैं, तो फिर वो वापस थोड़ा बहुत खिल जाता है ना, पहले से बेटर हो जाता है। या फिर एक और बात मैं कहूँ कि फूल को मुरझाने से रोकने के लिए हम उन्हें वाटर में रखते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर तुमने वाटर में रख दिया मुरझाए हुए फूल को, तो हमें पता है कि यार मुरझाए हुए फूल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, जब भी तो वो मुरझा गया, उसके अंदर से मॉइस्चर बिल्कुल उड़ गया, तो मुरझा गया। अब जैसे ही हमने उसे वाटर में रखा, तो वाटर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर से फ्लावर की पेटल्स में जो उसकी पलियां होती है उसके अंदर वाटर फ्लो हो जाएगा। वाटर फ्लो हो जाएगा तो वापस थोड़ा खिलने लग जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हम लिखते हैं सबसे पहले। तो इस चीज़ को लिखते हैं हम। अब यार मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आ रही है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिख लेते हैं। विल्टर्ड, विल्टर्ड बोलते हैं भाई उसे, विल्टर्ड फ्लावर्स रिवाइव, मुरझाए हुए फूल वापस जीवित हो उठते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। अब अगला एग्जाम्पल हम सभी ने देखा है, ऐसे ये भी देखा ही है तुमने, इसीलिए तो रियल लाइफ या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है ऑस्मोसिस का? अचार देखा है? अचार जो होता है केरी का अचार, उसमें जो केरी की चीरें होती है वो कितनी सिकड़ी हुई रहती है, एकदम मुरझाई हुई, एकदम सिकड़ी हुई। ऐसा क्यों हुआ? रियल में जब अचार बनता है ताज़ा ताज़ा, तब वो केरी की चीर होती है अच्छी, एकदम बड़ी बड़ी, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो अपने आप एकदम सिकुड़ सी जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हम केरी को रखते हैं, केरी की चीरों को काट के जब हम रखते हैं ना, तो उसमें रखते हैं हमारा मसाला, और मसाला में होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। तो फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई या फिर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो केरी के अंदर से, यानी कि कच्चे आम रॉ मैंगो के अंदर से वाटर बाहर फ्लो कर जाता है। वाटर बाहर फ्लो कर जाएगा तो केरी अपनी मुरझा जाएगी, जितना भी मॉइस्चर उसके अंदर था वो सारा बाहर फ्लो कर दिया और केरी मुरझा गई। समझ में आई बात? ठीक है, तो अचार के अंदर केरी क्यों मुरझा जाती है? ऑस्मोसिस की वजह से, कि सर अचार के मसाले में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो फिर मैंगो में से सॉल्वेंट बाहर फ्लो कर जाता है, तो वो एकदम सिकुड़ जाता है थोड़े दिनों में। तो इस बात को लिखते हैं। अ रॉ मैंगो, रॉ मतलब कच्चा आम, रॉ मैंगो प्लेस्ड इन concentrated salt solution loses water, वाटर को लूज कर देता है वाया ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से, एंड श्रिवल इनटू पिकल, और एकदम सिकुड़ के क्या बन जाता है उसका? अचार बन जाता है ना? ये बात समझ में आई? ऐसे ही एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, एडेमा का। ठीक है, एडेमा क्या होता है? एडेमा एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, डिजीज होती है जिसमें क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल में स्वेलिंग हो जाती है, तो स्किन एकदम स्वेल होने लग जाती है। क्यों होती है? ईटिंग इन पीपल ईटिंग सॉल्टी फूड, जो लोग सॉल्टी फूड खाते हैं उनके अंदर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से उनके ब्लड सेल और आसपास टिश्यूज़ में स्वेलिंग होने लग जाती है, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एडेमा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ज़्यादा नमक मत खाया करो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, लेकिन उसे हम लास्ट में लेंगे। हाँ, एक और बहुत शानदार एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल क्या है कि हम पौधों को जब पानी पिलाते हैं, तो हम तो मिट्टी में पानी डालते हैं, वो रूट्स में कैसे गया? रूट्स में गया तो गया, रूट से ऊपर कैसे जा रहा है भाई? नीचे अपने आप आता तो नीचे तो आ ही रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन पानी ऊपर कैसे चढ़ गया? ऑस्मोसिस। वन ऑफ द रीजन होता है ऑस्मोसिस। कैसे?
भाई तुमने मिट्टी में पानी डाला, अब तुमने अगर मिट्टी में पानी डाला तो मिट्टी में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और यहाँ है अपने पौधे की रूट्स, और रूट्स में पानी की कंसंट्रेशन कम। भगवान ने बोला कि नहीं, भेदभाव तो होने नहीं देंगे, डिस्क्रिमिनेशन चलेगा ही नहीं, तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर जाएगा, तो मिट्टी में से पानी रूट्स में चला गया, ऑस्मोसिस। ऐसे ही जब रूट्स में आ गया तो ऊपर वाली स्टेम बोलेगी यार मेरे में तो कम है, रूट्स में तो ज़्यादा हो गया, तो वापस से ऑस्मोसिस कि यार हाई कंसंट्रेशन रूट से ऊपर लो कंसंट्रेशन में वाटर फ्लो कर जाएगा। समझ में आई बात? तो पौधे जो पानी पीते हैं वो किसकी वजह से पीते हैं? वन ऑफ द रीजन इज ऑस्मोसिस। तो इस बात को लिख लेते हैं, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सोइल टू रूट्स इज एंड फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट of plant is because of osmosis। ये भी किस लिए हो रहा है? osmosis की वजह से हो रहा है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही जनरली जब हम मीट या फ्रूट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उन्हें एक बहुत ज़्यादा शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, या फिर उनके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन की। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उन्हें खाता है, जो बैक्टीरिया से हम उन्हें बचाना चाहते हैं, मीट को, फ्रूट्स को, ये वाली चीज़ों को हम बैक्टीरिया से बचाना चाहते हैं, तो जो बैक्टीरिया उन्हें खाता है ना, वो उनके अंदर का पूरा लिक्विड ले लेता है। तो हमने क्या करा कि ये अपना मीट था, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, या फिर उस सॉल्यूशन में रख दिया सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। मीट को रखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में और फ्रूट्स को रखते हैं शुगर सॉल्यूशन में। तो इससे क्या हुआ कि अब जो बैक्टीरिया अपना आया, तो बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, सॉल्वेंट होता ही है, और यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम, तो सॉल्वेंट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर से सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्लो हो जाता है, तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लूइड ही नहीं बचा, बेचारे के अंदर मर गया हो। तो बात समझ में आई? क्या किया कि मीट या फ्रूट के ऊपर एक शुगर की या सॉल्ट की लेयर चढ़ा दी, उससे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा शुगर सॉल्ट, तो इनके अंदर सॉल्वेंट कम है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो बॉडी का फ्लूइड है वो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसके अंदर से फ्लूइड इनमें फ्लो कर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है, फ्रूट को कोई नुकसान नहीं होता, वापस धोया और फिर आ गए अपने फ्रूट, शानदार हो गया अपना मीट, बढ़िया। समझ में आई बात? तो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो यूज्ड in preservation of meat by adding a salt layer and preservation of fruits by adding, उनके ऊपर क्या लगा देंगे, शुगर की लेयर चढ़ा देंगे, और काय से बचा रहे हैं, फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया ही बोल देते हैं केवल, फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कैसे बचाए, बात समझ में आई? इसको लिखेंगे नहीं, फालतू नोट्स बड़े नहीं करेंगे, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कैसे बताया। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। नोट कर लो इसे। चलो अब बात कर लेते हैं हम लास्ट एप्लीकेशन की। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, 6th एप्लीकेशन है ये, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? ऑस्मोसिस में हो रहा था सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था। रिवर्स में क्या होगा? सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चला जाएगा। पर सर कैसे, है ना? तो सबसे पहले तो ये बात लिख दूं मैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन
लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और कब होगा ये? देखो याद करो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया था। सर इस तरफ हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी डाल रखा था, और ये हो गई अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस तरफ था प्योर सॉल्वेंट। और हमने क्या किया कि सर प्योर सॉल्वेंट इधर आता क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी यहाँ से यहाँ, तो हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया प्रेशर लगाने के लिए, और हम इस प्रेशर को लगा रहे हैं कब तक? जब तक उधर से फ्लो रुक नहीं जाए। अब सोचो अगर मैंने, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं कि इतना प्रेशर जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। अब सोचो उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर मैंने लगा दिया, उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया, तो फिर क्या होगा? सर यहाँ से सॉल्वेंट उधर जाने लग जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि सर हाई कंसंट्रेशन से लो में आ रहा है, अपन ने इधर से प्रेशर मता धीरे धीरे करके रोक दिया, अब और ज़्यादा प्रेशर लगा दिया और ज़्यादा, तो ये बेचारा जाएगा कहाँ? ये इधर ही तो जाएगा। तो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने लग जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ टू हाई कंसंट्रेशन व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम प्रेशर लगा दें ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा इज अप्लाइड। ठीक है ना? तो होगा क्या? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और इस प्रोसेस को ही रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्लियर है ये बात? इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ हमारे वाटर फिल्टर्स में होता है। कैसे होता है अभी बात करेंगे। और आजकल जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो हो रहा है डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर में। यानी कि हो क्या रहा है दोस्तों कि हमारे जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, नदी और झरने, ये सब कम होते जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है। तो पानी की कमी है तो हम इंसान, हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि यार इतना बड़ा समुद्र पड़ा है, इससे अगर पीने का पानी बना लिया तो फिर तो काम हो जाएगा। तो वहाँ पे काम आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, वहाँ ये हमारी हेल्प कर रहा है। अभी इंडिया में भी, साउथ इंडिया के कुछ सिटीज़ में सी वाटर से फ्रेश वाटर बन रहा है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और इतना स्पीड में भी नहीं बन पाता है जितना स्पीड में हमें चाहिए। कि भाई सपोज़ करो मैं दिन में 10 गिलास पानी पी रहा हूँ लेकिन बन केवल 1 गिलास ही रहा है, तो वो चीज़ भी इसमें पीछे कर रही है अभी हमें, लेकिन काम चल रहा है। तो इस बात को लिखते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ यूज्ड इन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीसलाइनेशन, डीसलाइनेशन, सलाइनेशन मतलब नमक ऐड करना, डीसलाइनेशन मतलब नमक निकालना, किस में से? सी वाटर में से। तो सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाने में ये हमारी हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, इस तरफ वापस से 2 कंटेनर लिए, एक तरफ लिया फ्रेश वाटर, ये है अपना फ्रेश वाटर, बीच में डाल दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर ले लिया मैंने सी वाटर। क्या ले लिया? सी वाटर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है? प्योर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है? सर उस तरफ, यानी कि ऑस्मोसिस इधर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया प्रेशर लगाने के लिए, हमने एक पिस्टन लगा दिया और हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो सी वाटर के अंदर जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो यहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रेश वाटर में जा रहा है। तो सी वाटर के अंदर से हम फ्रेश वाटर उधर ले जा पा रहे हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर में यूज़ कर रहे हैं, किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस का। और एक बात और लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, उसे हम भी लिख लेते हैं कि सेल्यूलोज एसीटेट नाम की एक कंपाउंड होता है जिसकी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है ना? तो सेल्यूलोज एसीटेट इज़ यूज्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी खास बात होती है कि ये पानी को तो अपने अंदर से जाने देता है लेकिन बाकी किसी चीज़ को नहीं जाने देगा। अच्छा, हो गया ना अपना काम। यहाँ से जो फ्रेश वाटर है, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाया तो यहाँ दिखा दो कि प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से हम प्रेशर लगा रहे हैं किससे ज़्यादा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तो फिर इस तरफ पानी को तो जाने देगा, बाकी किसी को भी नहीं जाने देगा, तो वो रोक लेगा।
बात समझ में आई? तो फिर सेल्यूलोज एसीटेट का हम यूज़ करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए। क्लियर? तो ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया, एक एक चीज़ कवर कर ली है हमने इसमें। आई होप मज़ा आया होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।